नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहूणम्। अभी हमारा मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा चैप्टर वस्तु व्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था हमारा ये चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने इस पे बहुत समझने की कोशिश करी है कि इसके बिना हमारा जैन चैप्टर के समझे बिना हमारा जैन धर्म में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए अभी थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है जब तक ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट इस स्टार्टिंग में हम इस चैप्टर के हम कवर कर रहे हैं, उस पर थोड़ी हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही ये कंसेप्ट हमारे बनते हैं उसके बाद हमारी गाड़ी चलेगी तो आपको आनंद आएगा, तब आपको थोड़ी और अच्छे से क्लियरिटी बनती जाएगी। ठीक है। तो हमने अभी तक समझा था कि जो वस्तु है, कोई भी विश्व की कोई भी वस्तु है, वो तीन रूप मतलब उसके तीन पार्ट हो सकते हैं। कहने में आते हैं वस्तु तो एक अभेद रूप होती है, पर उसके हम तीन भेद कर सकते हैं। क्या क्या भेद कर सकते हैं हम उसके? द्रव्य गुण पर्याय, या हम इसको दूसरे वर्ड में कहें तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक सारी वस्तुएं होती हैं। ठीक है। तो जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमारे हमने लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। कि हमने लास्ट क्लास में सीखा कि कि जो गुण जो द्रव्य है ना, द्रव्य ध्रुव होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, है ना। और द्रव्य क्या होता है? गुण पर्यायबद्ध द्रव्य, गुण और पर्यायों का समूह होता है ना। तो उसको हमने जानने से क्या लाभ समझा कि जो द्रव्य है वो कभी अपनी जाति का त्याग नहीं करता। जो द्रव्य जैसा है वो अनादि से वैसा ही है, वो कभी अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा। जीव पुद्गल नहीं बन जाएगा, पुद्गल जीव नहीं बन जाएगा, है ना। ऐसा। अब वो क्या है? वो खाली डब्बा है क्या द्रव्य? बोल रहे हैं नहीं, द्रव्य खाली डब्बा नहीं है। द्रव्य में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, है ना। बहुत सारे गुण हैं, उसको ही फालतू नहीं है। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। हर वस्तुओं में अनंत अनंत गुण है। इससे समझने से क्या लाभ मिला कि जितनी भी सारी आत्माएं हैं वो अनंत गुणमयी वस्तु हैं। चाहे हमारी हो, चाहे महावीर भगवान की हो, चाहे कोई छोटा सा कीड़ा हो, चाहे गाय बैल जो भी त्रियंच आदि हो, कोई भी हो, सब में अनंत गुण है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी अवस्था में वो गुण में कभी कोई चेंज नहीं आता। और पर्याय से समझने का, उसमें भी पर्याय का मीनिंग क्या है? हर द्रव्य में पर्याय होती है, इसका मीनिंग क्या है कि हर द्रव्य अपना काम स्वयं करता है, कोई किसी के कराने से वो काम नहीं होता है। सब में अपने काम करने की शक्ति है, सब अपना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ठीक है। शॉर्ट में हमने समझा कि द्रव्य का क्या मीनिंग है और द्रव्य को समझने से क्या लाभ है। अब आते हैं हम गुण पे। तो गुण पे हमने क्या परिभाषा समझी थी? गुण की परिभाषा हमने समझी थी कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उन्हें गुण कहते हैं, है ना। जैसे हमने द्रव्य को ध्रुव कहा था, वैसे गुण भी ध्रुव होता है। ध्रुव होता है मतलब वो भी कभी चेंज नहीं होता, है ना। वो भी कभी चेंज नहीं होता। इसमें हम एक और डेफिनेशन ऐड करेंगे जो आपकी बुक में थी, जो मेरे से मिस हो गई। कि उसमें एक सेकंड डेफिनेशन दी थी, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। इस संस्कृत की परिभाषा है, तत्तार सूत्र में आई है। इसका मीनिंग क्या है कि जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, बाकी अनंत गुणों के आश्रय से नहीं रहते, उन्हें गुण कहते हैं। इसका क्या मीनिंग है ना। इसका मीनिंग ये है कि जो भी गुण होंगे वो जो द्रव्य है उसके आश्रय से रहते हैं। जैसे द्रव्य ध्रुव है वैसे गुण भी ध्रुव हैं, और सारे गुण उस द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। एक गुण दूसरे के आश्रय से नहीं रहता,
है ना। मतलब क्या है, सारे गुण हैं तो द्रव्य के आश्रय से, पर सारे गुण अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी रखते हैं वस्तु में, है ना। इसका मीनिंग ये है कि सारे गुण अपनी अपनी आइडेंटिटी उस द्रव्य में अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। कोई गुण दूसरे गुण के कारण नहीं है। वो गुण जो है वो उसकी सत्ता किसके कारण से है, उसकी एग्जिस्टिंग किसके कारण से, वो वस्तु के कारण से उसकी एग्जिस्टेंस है। इससे क्या मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, कोई बता सकता है? जैसे हमने कहा कि मेरा नेचर क्या है, मैंने कहा मेरा मेरा नेचर है मैं बहुत हंसता हूं, मैं बहुत जोक जोक मारता हूं। तो वो जो गुण है वो किसके कारण है, वो मेरे कारण है, दूसरे के कारण तो नहीं है ना। अब अगर मान लो, जैसे जैसे हम इसको तो बहुत छोटा एग्जांपल हो गया, जैसे हम एक एग्जांपल कहें कि जैसे कुछ सिंगर्स होते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं कि बहुत मीठी आवाज है इनकी। तो वो गुण, वो जो मीठी आवाज का जो गुण है, जैसे, है ना। तो जैसे किशोर कुमार था, तो उसकी क्या थी, बहुत अच्छी आवाज थी, सुरीली आवाज थी। तो वो जो आवाज थी उसको कोई कॉपी कर सकता है क्या, नहीं, वो गुण उसी, पर वो जो गुण है वो किसके कारण है, वो सिंगिंग का गुण है, वो उस विशेष उस व्यक्ति में है। अब वो व्यक्ति चला गया तो वो गुण भी उसके साथ गया है। एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है कि वो जो गुण है वो गुण उसके कारण उसी में पाए जाते हैं, दूसरों के कारण नहीं है वो गुण। यहाँ पे यहाँ पे एक इसका मीनिंग बस ये समझना, यहाँ पे द्रव्य का नाश नहीं होता, द्रव्य किसी और में चेंज में चला जाता है। मीनिंग ये था कि द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, द्रव्य के एग्जिस्टेंस के कारण वो गुण है। इसका मीनिंग क्या है, अगर पुद्गल है तो पुद्गल के गुण उस पुद्गल द्रव्य में होंगे, उस पुद्गल में जो जो गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो सब गुण उस द्रव्य में होंगे, जीव के गुण नहीं आएंगे उसमें। अनादिकाल से जीव और पुद्गल साथ में है, तो क्या होगा कि जीव के गुण इधर आ जाएंगे, पुद्गल के गुण इधर आ जाएंगे, नहीं, वो गुण उस द्रव्य पुद्गल द्रव्य में है तो वो गुण उस पुद्गल द्रव्य के साथ ही रहेगा। आत्मा का जो गुण है ज्ञान गुण, वो आत्मा के साथ है, तो वो गुण है वो हमेशा आत्मा के साथ ही रहेगा, वो किसी और के पास नहीं चला जाएगा, है ना। ऐसा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके चैप्टर में आई है कि सभी गुणों में अविनाभावी संबंध होता है। अविनाभावी संबंध क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की बात। अविनाभावी संबंध का मीनिंग होता है कि यदि कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो वो एक साथ एग्जिस्ट करेगी। क्या बोला, यदि कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो वो एक साथ एग्जिस्ट करेगी, और उनमें से यदि कोई एक चीज भी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो सारी चीजें भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को, नहीं हुआ सब? अविनाभावी, बिना बिना एक के सब कोई एग्जिस्ट नहीं करते, और एग्जिस्ट करेंगे तो सब एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। क्या बोला, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा हंसी वाला एग्जाम्पल है मजाक में, बट इसका एग्जाम्पल आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जैसे गोबर है, गाय ने गोबर किया, तो क्या हुआ, जो गोबर है वो क्या है, बदबू और उस मक्खी का भिन भिनाना गोबर पे, है ना। तो वो ऐसा है क्या, पहले गोबर होता है, फिर उसमें बदबू थोड़े दिनों बाद आती है, फिर उसके थोड़े दिनों बाद मक्खी भिन भिनाती है, नहीं, जैसे ही गोबर होगा वैसे ही बदबू आएगी, और वैसे ही उस पे मक्खी बनाना तुरंत चालू हो जाएंगी। तो ये जो मान लो एक एग्जाम्पल कहें कि वस्तु द्रव्य क्या है, गोबर, और बदबू और ये मक्खी भिनभिनाना उसके गुण हैं, तो ये दोनों क्या हैं कि ये अविनाभावी हैं। मतलब ये गोबर होगी तो ये दोनों गुण पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बदबू आएगी मक्खी नहीं भिनभिनाएगी, या मक्खी भिनभिना रही है तो एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो भी भिनभिना रही है मक्खी, ऐसा नहीं होगा।
पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी एक देश है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं, समझ में आ रही है बात, है ना? और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सूरज है, सूरज है ना, सूरज की रोशनी है ना, जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो उसमें रोशनी तो है ही, रोशनी के साथ उसके साथ हीट भी आती है। क्या बोला? अभी साइंस के हिसाब से सोच रहे हैं बस हम लोग कि जो वो क्या है, लाइट और उसमें एक हीट जनरेट होना। जब जब भी सूरज आएगा तो हमेशा वो गर्म करेगा, उसमें जो रोशनी आई, वो एक रेज भी आई तो भी उसने उस वातावरण में गर्माहट पे है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये जो भी गुण, ये तो अभी दो एग्जाम्पल या दो गुणों के साथ हम इसकी एग्जाम्पल समझ रहे हैं, वास्तव में ये अनंत गुणों के साथ होता है। जहां जहां आत्मा का ज्ञान गुण है, इस पॉइंट पे यदि ज्ञान गुण है तो यहां पे आत्मा के अनंत गुण विद्यमान है। इसी पॉइंट पे, यहां पे अगर ज्ञान गुण है तो यहां पे अनंत गुण विद्यमान है। ऐसा नहीं सबने अपना खांचा बना के अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसी नहीं है। आत्मा के चप्पे चप्पे पे अनंत गुण एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, इसका मीनिंग ये निकलता है। और ये आत्मा के साथ नहीं है, मेरी आत्मा भी के साथ भी नहीं है, आपकी आत्मा के साथ है, कोई जीव हो छोटा उसके साथ भी है, कोई बड़ा हाथी हो उसके साथ भी है, महावीर भगवान है तो उनके साथ भी है, आदिनाथ भगवान की इतनी बड़ी काया थी उनके साथ भी, निगोदिया शरीर हो तो उसके साथ भी। समझ में आता है सभी को? ठीक है, क्लियर हो रहा है? अविना भाभी का संबंध में आया। मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, गोबर के साथ ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, सारे गुण एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है? कोई हार्ड तो नहीं पड़ा? थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है पिछली क्लास से। ठीक है, आज की क्लास जो है उसको हम ट्राई करेंगे, पर्याय का भी समझेंगे और ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। इसकी नेक्स्ट क्लास से हम अब थोड़ा सा इसको इजी करेंगे, फिर आपको थोड़ा और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, गुणों को जानने से क्या लाभ होते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि गुण जो है वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में होते हैं, एक साथ सारे गुण एक साथ हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टीशन है उनमें, कि यहाँ पे ज्ञान गुण है, यहाँ पे ज्ञान गुण नहीं है इस हाथ में, या इसमें शायद यहाँ पे श्रद्धा गुण है, पैर में श्रद्धा गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। या यहाँ पे मस्तिष्क है तो यहाँ पे सिर्फ ज्ञान गुण है और पैर और हाथ में ज्ञान गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे जगह पे आत्मा में ज्ञान गुण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, कि संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं, चाहे जीव निगोदी में चले जाए, चाहे वो सिद्ध भगवान बन जाए, चाहे वो चारों गतियों में घूमे, ज्ञान गुण एक जैसा ही रहता है। जीव में ज्ञान गुण कभी चेंज नहीं होता, कोई भी कंडीशन में आत्मा चले जाए, है ना। एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई सोना है वो किसी भी हार में चले जाए, कोई भी कुंडल बन जाए, कोई कड़ा बन जाए, चूड़ी बन जाए, है ना, कोई भी आभूषण बन जाए, पर सोना सोना ही रहता है। इवन सोना कीचड़ में चला जाए, मिट्टी के नीचे दबा दो, है ना, पानी में बहुत दिनों से रखा, कुछ भी हो, सोना अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता। वो जो गुण है वो गुण उसी के साथ हमेशा रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, कि गुण सर्वदा है। सर्वदा मतलब हमें उस गुण के कारण ही हमें सब चीजें मिलती हैं, वो गुण यदि हमारे में है तो हमें वो चीज मिलेगी।
कहने का मतलब क्या, कि हमें यदि अपने को सुख खोजना है तो वो सुख हमारी आत्मा में है। हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे तो हमें सुख उत्पन्न होगा, हमें पर पदार्थों से हमें सुख नहीं मिलेगा। समझ में आता है आपको, है ना? तो हमें पर पदार्थों से कभी चाह नहीं रखनी चाहिए कि हमें पर पदार्थों से सुख मिले। सुख अपनी आत्मा में है। ठीक है। चौथा पॉइंट, कि सभी द्रव्य में समान गुण हैं, किसी में कम ज्यादा नहीं है। आप में भी अनंत गुण है, मेरे में भी अनंत गुण है, त्रियंच में भी अनंत गुण है, नरक गति में भी जो जीव है उनमें भी अनंत गुण है, देव गति में के जीव है वो भी अनंत गुण है, सिद्ध गति में भी जो जीव है उनमें भी अनंत गुण है ना। गुण सभी में एक है, पर अभी प्रगटता किसी में है, किसी में प्रगटता नहीं है उन गुणों की, बस इतना अंतर है। क्या बोला? गुण तो सभी में है, गुण तो सभी में है, केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति सभी में है। किसी में केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, किसी में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, बस इतना सा अंतर है ना। जैसे माचिस की डिब्बी है ना, उसमें माचिस है, उस माचिस में कितनी शक्ति है, कि उसमें आग, रोशनी की और आग लगाने की शक्ति है। कितनी शक्ति है उसमें, कि भैया पूरा शहर जला दे, इतनी शक्ति है उसमें, है ना। पर अच्छा, अब तो छू के देखें तो कितनी गर्म है, उसको ऐसे देखेंगे तो बहुत तेज रोशनी आएगी क्या माचिस में से? बोलते नहीं। जब उसकी प्रगटता होगी, जब उसको यूज करेंगे और वो प्रकट होगा, तब उसमें वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। अभी तो क्या है, ताकत तो है माचिस में उतनी, पर उसकी प्रगटता नहीं है। समझ में आता है? वैसे ही हम में भी मोक्ष जाने की ताकत है, हमें भी केवल ज्ञान प्रकट करने की ताकत है। हम यदि अपने स्वरूप का ज्ञान करेंगे, स्वरूप का आश्रय लेंगे, तो हमारे को भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हम भी सिद्ध भगवान बन जाएंगे। पर हमारे में अभी वो गुण है ना। इसलिए कहते हैं कि सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी आत्माओं में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। इसलिए किसी भी आत्मा से न राग करो, न किसी भी आत्मा से द्वेष करो। ठीक है। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी गुण हैं वो अपने आत्मा में ही रहते हैं। जैसे आपका ज्ञान गुण है वो आपके अंदर है, इन, है ना। जितने भी जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सब में अपने अपना ज्ञान गुण है। तो वो ज्ञान गुण कैसा है, सबका इंडिपेंडेंट काम करता है। आप किसी, कोई और आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था किसका, शिकंजी का, कि हमने क्या पांच चीज डाली, चार चीजें डाल दी, पानी डाला, नींबू डाला, नमक डाला, चीनी डाली। तो क्या हुआ कि चीनी कम रह गई, मीठा कम लगा। तो पानी ने बोला, पानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पूरा ग्लास भर के, तो नमक है तू सा एक चुटकी भर। तो पानी नमक को क्या बोलेगा, चल तू तो इतना छोटा सा है, तेरी कोई वैल्यू तो है नहीं, चल तो चीनी में कन्वर्ट हो जा। ऐसा होता है क्या, कि अपन नमक को चीनी में कन्वर्ट कर दें? नहीं। जो जिसका काम है वो अपने क्षेत्र में रहकर वो अपना काम स्वयं करता है ना। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपना काम स्वयं स्वयं करते हैं। क्लियर होता है सभी को? भैया जी, इसको हम्म। हमें लेकर कैसे एग्जाम्पल बनेगा कि चलो। हम जो भी कुछ करते हैं वो हम्म। हमारे कर्मों से ही अफेक्टेड होता है और किसी चीज से नहीं कोई कुछ कर सकता। नहीं नहीं, यहाँ पे बात चल रही है वस्तु व्यवस्था की। जीव का काम जीव में होता है, पुद्गल का काम पुद्गल में होता है, ये बोला जा रहा है। हम्म। शरीर में यदि आप कुछ होता है, हम्म। शरीर में बुखार हुआ, तो शरीर में जो बुखार हुआ वो शरीर में हो रहा है, आत्मा में बुखार नहीं हुआ। हाँ हाँ। ये बात चल रही है। अच्छा। हर द्रव्य, जो हमने छह द्रव्य पढ़े हैं, छह द्रव्य अपना अपना काम स्वयं करते हैं, अपने ठीक। गुण और पर्याय के खांचे में रहकर, अपनी हम्म। बाउंड्री में रहकर। कोई ठीक है। किसी की बाउंड्री लांघता नहीं है। आज तक न लांघी है, ना आज तक कोई लांघ पाया है, और आगे भी कोई नहीं लांघ पाएगा। मतलब वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। अनादि से हमारे साथ कर्मों का संबंध है।
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुद्गल में थोड़ा सा ज्ञान उचक के इधर पुद्गल में आ जाए, या पुद्गल का जो जड़त्व है वो स्पर्श रस गंधवर्ण हमारे में आ जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो ये बहुत गुड न्यूज है। इसका भैया हम कैसे, मतलब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, या हमारे लिए कैसे लाभकारी हाँ, है? ये लाभकारी इसलिए है, हमको सबसे बड़ी लाभकारी ये है कि आज तक कर्मों ने हमें दुख नहीं दिया। हमने अपनी मान्यता से हमने दुख माना, गलती इतनी हुई है। तो यदि हम अपनी गलती अपनी मान्यता सुधार देंगे तो कर्म हमारे को कोई वापस पीछे नहीं पड़ के आगा, तुमने गलती सुधार दी तो भी हम तुमको पीटेंगे। आप अपनी गलती सुधार लोगे तो कर्म भी नहीं बनेंगे, आप आपका टंटा भी छूट जाएगा, कर्म बंधन नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है। पुद्गल जबरदस्ती किसी के साथ नहीं बनते, है ना। एक एग्जाम्पल अपन ने पूरी पिछली क्लासों में लिया है कि कोई मंदिर के बाहर जबरदस्ती मान ले कि ये मेरी चप्पल है, तो पुलिस थोड़ी ना आएगी जबरदस्ती कि तुम मानो और चप्पल ये तुम्हारी और हम तुमको पीटेंगे। भैया अपनी अपनी चप्पल है, अपनी अपनी चप्पल पहन के जाओ। और तुम जबरदस्ती मान लो किसी की चप्पल है तो फिर जबरदस्ती फिर पुलिस तो तुम्हें डंडे मारेगी। तो गलती क्या हुई? गलती चप्पल पहनना थोड़ी हुई, गलती हुई है कि तुमने दूसरे की चप्पल अपनी मान ली, ये गलती है। भले ही तुम दूसरे की चप्पल नहीं पहनो और तुम बस ये कहोगे नहीं ये चप्पल हमारी है, और लड़ भिड़ो सामने वाले से, नहीं ये चप्पल मेरी है, तो पुलिस तो डंडे मारेगी, है ना। वैसे ही जीव अपना काम अपने क्षेत्र में रह के कर रहा है, पुद्गल भी अपना काम क्षेत्र में कर रहा है, परंतु हम ये गलती मान लेते हैं कि ये मैं शरीर हूं। ये लांघना हो गया, बस मानना, जो ऐसा माना ना, बस इतने मानने से हमारा उल्लंघन हो जाता है और इस कारण से कर्म बंधन होता है। तो हमारे को एफर्ट ये करना है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं। मेरे जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है हमें उसमें फोकस करना है कि ये मेरा गुण है और ये काम मेरा है। पुद्गल में जो काम हो रहा है वो पुद्गल स्वयं कर रहा है। अभी अपन लॉजिक से सिद्ध करें ना, अभी के अभी सिद्ध हो जाएगा कि मैं शरीर का एक काम नहीं कर। आपने खाना खाया, क्या करा? आपने खाना खाया तो कौन सा विटामिन बनेगा, कौन सा पार्ट प्रोटीन बनेगा, कौन सा विटामिन मिनरल्स बनेंगे, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कैसे पचेगा, वो घी खाया है वो कितना है, वो कैसे पचना है, कितना स्टोर होना है, आप दिमाग लगा रहे हो क्या उसको? कितना पचना चाहिए, कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना फेंक देना है खाने में से? तो ये काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो कि शरीर अपने आप स्वयं उससे स्वयं से हो रहा है ये वाला काम? स्वयं से चल रहा है काम ये वाला। आज तक किसी ने एक उफ नहीं करी और 1 ग्राम प्रोटीन निकल गया, मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। अरे 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 इतना सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या करें? कभी किसी ने बोला है ऐसे? नहीं। अच्छा, हार्ट पंपिंग हो रही है तो कौन सी जगह में कितना खून ले जाना है, इस पे अपन कुछ विचार विमर्श करते हैं? अरे आज है ना थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था तो अपन पैर में थोड़ा सा ज्यादा खून पहुंचा दें, चलो। कभी आता है ऐसा विचार? है ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है, वो अपना स्वयं काम होता है। हम सांस ऐसे, हमारी छाती फूल रही है, आवाज आ रही है, सांस ले रहे हैं, तो कभी विचार आता है कि कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी है, कितनी छोड़नी है, कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। इससे मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि शरीर का काम पुद्गल में अपना काम स्वयं हो रहा है, आप नहीं कर रहे। अंदर में बहुत सारे काम चलते हैं शरीर में, मेडिकल साइंस से पूछो, पूरी मशीन है ये मशीन, और अपन इतने से बस चमड़ा देख के बोलते हैं कि जिम में हूं, जबकि मैं हूं नहीं। क्लियर समझ में आता है थोड़ा बहुत, है ना। तो हमें ये एफर्ट लगाना है कौन से द्रव्य का क्या काम है, मैं कौन सा द्रव्य हूं, कौन सी वस्तु हूं,
और मेरे काम क्या क्या है, हमें उस पे एफर्ट लगाना है, बस उतना समझने में हमें एफर्ट लगाना। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? अब आगे चलते हैं पर्याय का, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर्याय की डेफिनेशन है द्रव्य में रहने वाले द्रव्य में रहने वाले गुणों की जो प्रति समय, उसमें जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, या कहीं कार्य हो रहा है, उसको पर्याय कहते हैं। क्या बोला? जो गुण है द्रव्य में, जितने भी गुण हैं, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, जितने भी गुण हैं, अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों क्या प्रति समय, समय मतलब अपन जो एक पलक झपकाते ना, ऐसे इसमें असंख्यात समय निकल जाते, अनकाउंटेबल, प्रति समय उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, उसको हम पर्याय कहते हैं। ये पर्याय, ये कहना चाहिए एक शास्त्रीय शब्द है, उसका मीनिंग हमें समझना है ना। गुण बोले तो क्या मीनिंग, पर्याय बोले तो क्या मीनिंग, है ना। तो पर्याय को बोल रहे हैं पर्टिकुलर समय में जो भी गुण है उसका कार्य रूप कोई ना कोई चेंज उसमें आएगा। गुण में चेंज नहीं आएगा, ये समझना, गुण में चेंज नहीं आता, पर्याय में चेंज आता है, वो एक एक्टिविटी होती है। क्या बोला? गुण तो ध्रुव है, ध्रुव गुण कभी चेंज नहीं होगा, द्रव्य कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ध्रुव रहते हैं, इनमें कुछ चेंज नहीं होता, पर्याय में चेंज होता है ना। इसके पर्यायवाची क्या क्या हैं कि हम पर्याय बोले, अवस्था बोले, हालत बोले, दशा, उस गुण का परिणाम बोले, परिणमन बोले, परिणति बोले, कार्य बोले, ये सब एक ही मीनिंग है ना। क्रमवर्ती बोले, है ना, क्रमवर्ती का भी मीनिंग बहुत, उसका बहुत गहरा अर्थ है कि पर्याय हमेशा क्रम में होती हैं। क्या बोला? पर्याय हमेशा क्रम में होती हैं। गुण तो हमेशा साथ में रहते हैं, एक साथ, पर्याय कभी एक साथ नहीं हो सकती, पर्याय हमेशा एक समय में एक ही पर्याय होगी एक गुण की। क्या बोला? एक समय में एक गुण की एक पर्याय होती है ना। अभी जो तीनों कंसेप्ट है ना, पहले अपन इनकी थ्योरी समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल से तीनों को एक साथ लगा के हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो अभी थ्योरी के साथ थोड़ा सा साथ में रह के चलना, अपन इसको पढ़ के फिर अपन इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वो क्रमवर्ती है, वो क्रम से आती है ना। अभी एग्जाम्पल देता हूं, जैसे क्या, आम है, आम, आम में क्या है, रंग गुण है, क्या है, रंग गुण है, पुद्गल द्रव्य है। तो वो पहला क्या होता है, हरा कलर का होता है, और जब पक जाता है तो क्या हो जाता है, येलो कलर का। अब बताना, आज हरा कलर है और रात को एकदम तुरंत से पूरा येलो हो जाएगा और कल एकदम येलो निकलेगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। प्रति समय उसमें ग्रीन से येलो का चेंज आ रहा है, हमको दिखेगा नहीं, हमको प्रति समय दिख नहीं रहा है कि वो ग्रीन से येलो कब हो रहा है, पर हर सेकंड हर समय वो उसमें चेंज आ रहा है, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो। तो वो आप देखोगे ना, यदि आजकल तो कैमरे में आ गया टाइम लैप्स, आप एक आम पे फोकस लगा के रखो तो क्या होगा, एकदम बॉर बनेगी, बड़ा हो जाएगा, डार्क ग्रीन होगा, वो डार्क ग्रीन से धीरे 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 करके लाइट ग्रीन होगा, फिर थोड़ा ग्रीन येलोइश कलर होगा, फिर एकदम लाइट येलो होगा, फिर एकदम येलो हो जाएगा, है ना। सेम नींबू भी समझो आप, नींबू क्या रहता है, ग्रीन रहता है, और वो धीरे 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 करके क्या होता है, येलो हो जाता है। तो ये क्या है, ये प्रति समय चेंज है। तो ये चेंज क्या है, ये उसकी पर्याय है, रंग गुण की पर्याय है।
प्रति समय पर्याय हो रही है, ग्रीन टू येलो, है ना। वो धीरे धीरे उसमें ग्रीन कलर कम हो रहा है, येलो कलर बढ़ता है। पर वो क्या है, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में उन्हें एकदम से येलो कलर चेंज हो गया, ऐसा नहीं, वो प्रति समय हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि वो प्रति समय पर्याय उसकी हो रही है ना। अब प्रति समय हो रही है, इसका मीनिंग क्या है कि वो क्षणिक है, हर समय नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसलिए क्षणिक है, विनाशिक है, हमेशा विनाश को प्राप्त होती है ना। और एक नया वर्ड है यहाँ पे, परिचायिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग हम समझेंगे। परिचायिका का मीनिंग क्या है ना। अभी हमने पर्याय का मीनिंग समझा है, क्या समझा है कि हर गुण की प्रति समय पर्याय होती है, कार्य होता है, परिणमन होता है, उसका नाम है पर्याय। ठीक है, इसको जानने से लाभ क्या है, पर्याय से जानने का लाभ, कि इसका जानने का लाभ है कि प्रत्येक गुण क्रियाशील होता है, मतलब हर समय उस गुण में कार्य होता है। एक समय भी ऐसा टाइम नहीं होता कि जिसमें उस गुण का कार्य नहीं होता। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी वस्तु बिना क्रिया के नहीं रहती, उसके हर समय में हर गुण का अपना अपना काम होता है ना। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, परमानेंसी विद अ चेंज, सुना है किसी ने इंग्लिश में, परमानेंसी विद अ चेंज, इसका क्या मीनिंग हुआ कि परमानेंट रहती है पर चेंज होती जाती है, इसका क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है। अच्छा, हमने, आपको दिख रहा होगा मेरे ऊपर वहां पे पंखा चल रहा है, बताओ पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है, चल रहा है, कितने किलोमीटर चल गया, 1 2 10 15, सुबह से चल रहा है, 5 10 किलोमीटर चल गया होगा कि नहीं चला है। चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये वो अपनी ध्रुव पे, अपने उस पे चल रहा है, अपने ध्रुव पे रहते हुए, ध्रुव में रहते हुए चल रहा है। एक और एग्जांपल, गाड़ी है, गाड़ी का पहिया है, तो गाड़ी का पहिया अपने आप चलता है, अकेला चला जाता है कि गाड़ी के साथ को ले, साथ गाड़ी के साथ जाता है, गाड़ी के साथ ही क्यों गाड़ी के साथ को जाता है, वो तो घूम रही है, गाड़ी थोड़ी घूम रही है। वो चलता है तभी तो गाड़ी चलती है। नहीं तो वो गाड़ी क्यों चल रही है, पहिया घूम रहा है, गाड़ी क्यों चल रही है, पहिया घूम रहा है, पहिया को जान दो, गाड़ी रहने दो वहीं पे खड़ी। ऐसे तो चलेगी। अब समझना, जो पहिया, हाँ जी, क्या बोल रहे थे कि जो पहिया है ना, पहिया वो भी अपनी ध्रुव पे, एक्सल पे जुड़ा हुआ है, वो भी एक एंगल से ध्रुव है, वो यदि गाड़ी के उस एक्सल से जुड़ा नहीं हो तो पहिया आगे निकल जाए, गाड़ी खड़ी रहेगी। समझ में आ रहा है। वैसे ही हर वस्तु में एक ध्रुव पार्ट होता है और एक चेंज होने वाला पार्ट होता है। क्या बोला, वापस से, जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोला, हर वस्तु में 2 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं 2 पार्ट, एक ध्रुव पार्ट होता है हाँ, और एक पर्याय। एक ध्रुव पार्ट होता है प्लस एक होता है क्रियाशील पार्ट, है ना। इसको क्रियाशील में शास्त्रीय शब्दों में बोलते हैं उत्पाद व्यय, क्या बोलते हैं, उत्पाद में उत्पाद प्लस व्यय। उत्पाद प्लस व्यय मतलब हर समय किसी काम का उत्पन्न होएगा और वो उस समय के बाद उसका विनाश हो जाएगा, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे
परमानेंसी विद द चेंज। है ना, कि हर वस्तु में एक ध्रुव पार्ट होता है और एक चेंज होता है। जैसे साइंस में। भैया एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। पहले आपने बताया था कि गुण ध्रुव होता है, गुण स्टेबल होता है, और यहाँ आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया है कि प्रत्येक गुण क्रियाशील है। प्रत्येक गुण क्रियाशील है, इसकी मतलब ये क्रियाशील। है कि हर गुण की पर्याय होती है। हर गुण की पर्याय होगी। गुण तो ध्रुव है, पर उसकी जो अच्छा। पर्याय है वो प्रति समय उत्पन्न होती है। ये है मीनिंग। मतलब एक मतलब भी गुण गुण की ऐसा नहीं है। पर्याय वो क्रियाशील होगी। हाँ गुण की जो पर्याय है वो हाँ क्रियाशील हाँ, होगी। गुण कहो, गुण को पर्याय, गुण को क्रियाशील कहो या पर्याय को कहो, मीनिंग यही है कि हमें का इसका मीनिंग ये बताना है कि हर गुण में काम होता है। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब गुण में काम नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जैसे वो हरे से येलो में जो चेंज हो रहा है, वो हर सेकंड वो उसमें हरे से येलो का काम हो रहा है। हर समय उसका खटास से मीठे पने में हमेशा उसका काम हो रहा है, पर सेकंड, हर समय। है ना, एक टाइम भी ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं हो रहा। मीनिंग ये है ना। इसका मीनिंग हमें क्या समझना है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो अपने स्वयं समय अनुसार हो रही है। उस गुण में जो काम हो रहा है वो स्वयमेव हो रहा है, क्योंकि वो क्रिया होगी। है ना, वो ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट में इसको और समझेंगे। पहला पॉइंट ये क्या है कि हर गुण में अपना अपना काम होता है। हर गुण बिना काम के नहीं हो सकता, बिना, हर गुण अपनी अपनी क्रिया करेगा। पहला पॉइंट, हर गुण में अपनी क्रिया होती है। दूसरा क्या है कि जो भी पर्याय होती है वो एक समय के बाद बदलती है। कोई भी पर्याय परमानेंट नहीं है। पर्याय इज इक्वल टू, मतलब वो परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है, चेंज होगी ही होगी, हमेशा चेंज होगी। समझ में आती है ना। अब इसका मीनिंग ये क्या है कि हमेशा वो पर्याय चेंज हो रही है, तो हर समय उसका कार्य उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें ये नहीं समझना कि अच्छा हो कि बुरा हो, वो कार्य हमेशा उसमें हो रहा है। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे अब क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक गुण अपने अपने काम करते हैं, हस्तक्षेप किसी का नहीं होता। जैसे जैसे शिकंजी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें पानी का जो शीतलपना है ना, वो अपना काम स्वयं ही कर रहा है। उसमें नींबू, पानी, नमक, वो सॉरी, नींबू, शक्कर, नमक, उसका उसमें कोई उसका हस्तक्षेप नहीं कर रहे। अब वो नींबू खटास कर रहा है, तो नींबू खटास अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है। शक्कर, नमक, उसमें कोई चीज नहीं चेंज कर पाएंगे। शक्कर बोलेगा नहीं तू खटास छोड़, चल मेरे साथ मीठा हो जा, ऐसा नहीं होगा। चीनी अपना काम स्वयं ही कर रही है, नमक अपना खारापन अपना काम स्वयं ही कर रहा है। समझ में आती है बात, कि सब अपना अपना काम स्वयं करते हैं। है ना, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया नींबू का, तो नींबू में क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। क्या हुआ कि हरे से येलो हो गया, पर उसका जो खट्टापन था वो खट्टापन बरकरार है। वो येलो कलर आ रहा है, ग्रीन से येलो हुआ तो येलो कलर बोल रहा है चल मैंने आम को भी येलो करा था, चल तू भी येलो हो गई तो चल नींबू अंदर, वो अंदर से वो नींबू मीठा हो जाएगा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जो जिस गुण का काम है, उसमें रस गुण का काम था, रस गुण अपना खट्टा खट्टा ही है।
आम में रस गुण वो दूसरे में चेंज हो गया, मीठे में, नींबू में नहीं चेंज हुआ। क्यों? अपना अपना काम स्वयं होता है प्रकृति अनुसार। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंटों से क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि पर्याय क्षणवर्ती है। क्षणवर्ती मतलब हर समय चेंज होती है। ठीक है, इसलिए वो आश्रयभूत नहीं है। क्या बोला? पर्याय हर समय चेंज होती है परंतु उसका आश्रय नहीं लिया जाता। आश्रय हमेशा ध्रुव वस्तु का लिया जाता है। हमें पता है टायर हमेशा घूम रहा है और वो उसी के कारण से गाड़ी आगे बढ़ रही है, परंतु उसका क्या नाम, इसका मतलब ये नहीं कि हम सीट उस पहिए पे बैठ जाएंगे। बैठेंगे तो हम ऐसी जगह पे बैठेंगे जो परमानेंट एक जगह स्थिर रहे, है ना। देखना, रोटी बनाते हैं, रोटी में भी एक ध्रुव पार्ट होता है और एक चेंज वाला पार्ट होता है। समझ में आया? कौन बताएगा कौन ध्रुव है कौन चेंज होता है? आटा ध्रुव, आटा बनाने की प्रोसेस में जो चकला है, चकला वो नीचे स्थिर रहता है, बेलन है वो हिलता है, तब जाके रोटी बनती है। आटा जब पीसते हैं ना चक्की की, एक पार्ट स्थिर होती है, दूसरी हिलती है, तब जाके आटा बनता है। परंतु हम आश्रय किसका लेते हैं कि अब मान लो दोनों चले, दो बेलन ले लो, दो बेलन से रोटी बनाओ। रोटी बनाते समय आपको आश्रय नीचे जो चकला है ना, पाटा है, उसके आश्रय, आपको आश्रय उसका ले रहे हो आप मेनली देखा जाए तो। क्योंकि अगर वो नहीं हो तो दो बेलन ले लो, दो बेलन से रोटी नहीं बनेगी, है ना। अभी एक देश है उदाहरण, पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम हमेशा आश्रय ध्रुव का लेते हैं। क्षणवर्ती कोई चीज होती है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि कोई आदमी है उसका नेचर प्रति समय चेंज होता है। आज दिन कुछ बोल रहा है, कल दिन कुछ और बोलेगा, कभी आपकी बढ़ाई कर रहा है, कभी आपके पड़ोसी की बढ़ाई कर रहा है, कभी आपकी बुराई कर रहा है। तो उस व्यक्ति से हम अपना संबंध नहीं रखते। क्यों? हमेशा वो उसका क्या है, नेचर चेंज हो रहा है। आज भरोसे लायक हो, कल भरोसे लायक नहीं हो, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम उसका भरोसा नहीं करते, हम उसका आश्रय नहीं लेते। कोई व्यक्ति हो जो अपने व्यवहार में हमेशा परमानेंट रहे, सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, तो ही हम उसके साथ रहते हैं, उसके साथ संबंध रखते हैं, है ना। इसलिए मीनिंग क्या है कि पर्याय क्षणवर्ती होती है, एक समय की होती है पर्याय, इसलिए हम उसका आश्रय नहीं लेते, है ना। अब समझना है यहाँ पे, ये पांचवा और छठवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के, इसमें तो मैं IMP लगाऊंगा। तो भैया जी, ये जैसे ये बोले ना कि पर्याय क्षणवर्ती होने के कारण आश्रयभूत नहीं है, हाँ, तो गुण आश्रयभूत है। गुण और ध्रुव, गुण और द्रव्य आश्रयभूत है क्योंकि वो ध्रुव है। वो आश्रयभूत कैसे हो गए? आश्रयभूत है क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम यदि अपने किसी का श्रद्धान करेंगे तो हम गुण और द्रव्य को देख के श्रद्धान करेंगे। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, अभी आप एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, रियल वर्ल्ड जब एग्जांपल आएंगे तब इसको समझेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि पर्याय के कारण द्रव्य में कुछ तो घटना बढ़ना होता रहता है। घटना मतलब कार्य होता है, पर्याय में घटना बढ़ रहा होता है, पर द्रव्य में कुछ करना बढ़ना नहीं होता। द्रव्य के अंदर मतलब उन गुणों में कुछ नहीं होता। द्रव्य में कहो, गुणों में कहो, एक ही बात है कि पर्याय के कारण द्रव्य में कुछ घटना बढ़ना नहीं होता। द्रव्य हमेशा एक जैसे रहते हैं, है ना, इसलिए वो परिपूर्ण है। तो जो काम हुआ ना, काम, वो काम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम हमको उस द्रव्य का बारे में बताती है कि वो काम कहाँ हुआ। जैसे
जैसे हमने सिंपल अपने नॉर्मल एग्जांपल पे आते हैं, शिकंजी पे। तो वो जो चीनी है ना, चीनी में प्रति समय मिठास का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? मिठास 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 मिठास, है ना। और नींबू है, नींबू में भी खटास 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 काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जो शक्कर है, शक्कर है ना, वो मिठास क्या है? वो क्या है? मिठास पर्याय है। और उसका गुण क्या है? रस गुण। पॉइंट समझ में आ रहा है? रस है गुण, वो मिठास मिठास पर्याय है। नींबू में है रस गुण, उसकी खटास 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 पर्याय है। तो हम लोग तो खट्टे को गुण मानते हैं, मीठे को गुण मानते हैं ना। समझा रहा नहीं। हूं, आ रहा हूं, बात समझना। कहना अलग बात है। अभी अभी जो हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी उसी से उस पे लगाना अभी एग्जांपल। क्यों कहते हैं उस पे भी आएंगे। दो चीजें ली। क्या चीजें ली? एक शक्कर और एक नींबू। दोनों में रस गुण है। हाँ, दोनों में रस गुण है। अब उस रस गुण की प्रति समय क्या पर्याय हो रही है? कि चीनी में क्या हो रही है? मिठास 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 मिठास। नींबू में क्या हो रही है? खटास 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 खटास। हर सेकंड वो खटास खटास हो रही है। ठीक है। हमने शिकंजी पी, एक घुट एक सिप लिया शिकंजी का, हमें क्या लगा? नींबू ऐसा लगा खट्टा कम है। क्या बोला? खट्टा का। खट्टा कम, खट्टा कम है। क्या जानने में आया? नींबू का खट्टा पर्याय कम। जानने में आई। वापस ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग चाहें अपना वीडियो ऑन करें और मेरे को, अगर सामने लोग होंगे तो इसको एग्जांपल से समझाने में मेरे को और इजी होगा कि कितने लोग समझ रहे हैं। क्या बोला? क्या एग्जांपल ले रहे हैं? पहला क्या हमने लिया? चीनी। दूसरा क्या लिया? नींबू। ठीक है। इन दोनों में क्या है? रसगुण है। इसमें भी रसगुण है। समझ में आया? रसगुण चीनी में हमेशा इसकी पर्याय क्या हो रही है? रसगुण की पर्याय मिठास। इसमें पर्याय क्या हो रही है? खटास। खटास। अब दोनों को मिला के हमने नींब पानी में हमने डाला और हमने शिकंजी बना ली। ठीक है। अब हमने एक सिप ली, है ना। किसी ने बोला भैया देखना क्या कैसे बना है, तो हमें क्या लगा कि खटास हमको क्या लगी? खटास कम लगी। कम खटास कम लगी का मीनिंग क्या है? पर्याय। खटास कम लगी का मीनिंग क्या है? हमें जानने में क्या आया? जानने में क्या आया? हमें जानने में आई खटास की पर्याय। पर्याय। वापस से समझना, हमें रसगुण हमें जानने में नहीं आया, हमें नींबू जानने में नहीं आया, हमें क्या जानने में आया? खटास पर्याय जानने में आई। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? खटास जानने में आई तो अपन क्या बोलेंगे कि खटास लेके आना जरा ना। जानने में आई है खटास, तो अपन बोलेंगे क्या? कि नींबू लेके आओ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पहला पॉइंट कि जो पर्याय होती ना, पर्याय द्रव्य की परिचायिका होती है। परिचायिका वर्ड से आपको मीनिंग समझ में आता है कि ये जो पर्याय है ना, वो द्रव्य का परिचय कराती है। क्या बोला? जो पर्याय है वो द्रव्य का परिचय कराती है। प्रति समय उसको जानने के लिए हमें पर्याय का आश्रय लेना होगा।
जैसे हमें लगा कि मीठी कम है, शिकंजी मीठी कम है, तो हमें क्या जानने में आया? हमें चीनी जानने पर्याय। में नहीं आई, नींबू है। हमें उसका रस गुण जानने में नहीं आया, हमें पर्याय जानने में आया। देखना हमने क्या बोला था, मिठास की पर्याय द्रव्य और गुण में कोई कार्य नहीं होता। क्या बोला? द्रव्य में गुण में कार्य नहीं होता, कार्य किस में होता है? पर्याय पर्याय में। रस पर्याय। गुण में रस गुण से कार्य हुआ किस रूप का? मिठास रूप का। तो वो जो कार्य प्रति समय हो रहा है ना, वो वास्तव में जानने में आता है। जिसमें कोई काम ही नहीं हो रहा तो वो कैसे जानने में आएगा? जिसमें वो पर्याय उत्पन्न नहीं होगी तो जानने में कैसे आएगी? समझ मतलब में आ रही है? चीनी, चीनी का गुण है मिठास, और उसी में ही उसी चीनी की में रस गुण पर्याय। है। अभी हम हमारा जो पुद्गल के हिसाब से जो हम है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, है ना, कि चीनी में रस गुण है और उस रस गुण की मिठास रूप पर्याय है पर्याय। मिठास। हाँ, नींबू में रस गुण है, उस रस गुण की पर्याय है खटास, खटास। है ना। अब हम चीनी का मिठास गुण बोलते हैं, नींबू का खटास गुण बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि वो उससे जानी जाती है। मिठास और किसी में नहीं पाई जाती, सिर्फ उसी में पाई जाती है, इसलिए उसका उसको गुण ही कह देते हैं कि और किसी में गुण नहीं है वो, है ना। वो बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं, है ना। धर्मिष्ठा जी आंसर मिला कि जो हम बोलते हैं चीनी का गुण मिठास है, वो इसलिए बोलते हैं कि हर और मीठी नहीं है, वो मिठास गुण सिर्फ उसी में पाया जाता है, इसलिए उसको बोल देते हैं कि भैया उसका वो गुण है। इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे शरबत थोड़ा अभी अपने को कम मीठा लगा तो और शक्कर डाले, तो वही उसकी हाँ, पर्याय चेंज हो गई, मतलब पर्याय ये नहीं, क्रिया पर्याय से चेंज, पर्याय उत्पन्न हो पर्याय रही थी क्रिया प्रति चेंज हो समय। गई। हाँ, हाँ प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है, पर्याय। तो हमने मिठास हाँ गुण की पर्याय जानी, है हाँ ना। तो हमें क्या मिला कि मिठास से, मिठास से हमें खटास कम लगी, तो हमें नींबू जानने में आया। हाँ, द्रव्य। तो क्या बोला कि पर्याय ये तो जानने में आएगी, परिचायी का तो पर्याय है, पर लक्ष्य किसका होता है? लक्ष्य ध्रुव का होता है। ये है इसका मीनिंग, कि जो हम ये बोल रहे हैं ना कि पर्याय तो क्षणवर्ती है, उसका लक्ष्य नहीं होता, ध्रुव का लक्ष्य होता है। जानने में आई खटास, तो हमने लक्ष्य किसका किया? हमने बोला खटास लेके आओ, नहीं भैया मिठास लेके आओ, मिठास का मैं नहीं लूंगा, नहीं, हमने लक्ष्य किसका किया? आश्रय किसका लिया? चीनी का, नींबू का। और जानने में क्या आई? पर्याय। मिठास और खटास पर्याय। समझ में आ रहा है? इससे हमारा 5th पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको, कि पर्याय के कारण द्रव्य में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। वो द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, पर्याय मात्र परिचायी का है। पर्याय का काम है कि वो उस द्रव्य का परिचय कराएगी, काम उसका सिर्फ इतना सा है, परिचय कराना। ठीक है। 6th पॉइंट कि पर्याय सदा क्रमवर्ती होती है, परिणमन का क्रम फिक्स है। कार्य जो होता है वो उसका क्रम फिक्स होता है ना। एग्जाम्पल, जैसे कैसे बताएं आपको कि, हाँ, क्या, कि जैसे आपको रोटी बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो रोटी बनाने का क्रम क्या है? कि पहले आटा में पानी मिलाओ, उसको गूंथो, उसकी लोई बनाओ, फिर उसको बेलो, फिर रोटी बनती है। कोई बोले कि हम ऐसा कर रहे हैं, पानी नहीं मिला रहे, पहले ना उसकी लोई बना लेते हैं आटे की, उसको बेलेंगे और तवे में पानी डालते जाएंगे, उससे रोटी बनाएंगे, ऐसा होगा क्या? जो पर्याय जिस क्रम में होती है वो उस क्रम में होती ही है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आम
अगर मीठा होना है, ऐसा नहीं है कि पहले येलो हो जाएगा फिर बाद में मीठा होगा। जैसे जैसे येलो हो रहा है वैसे वैसे मीठा हो रहा है, और अपने क्रम में हो रहा है, कोई किसी के कराने से नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि अब सूरज उगता है तो इधर से ही उगता है, वो क्रम है उसका, यहां से उगेगा यहाँ अस्त होगा, यहाँ से उगेगा यहाँ अस्त होगा, है ना, साइंस के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना। हर पर्याय का अपना क्रम है ना। और एग्जांपल लो, स्कूल में जाता है बच्चा तो पहले स्कूल ही जाता है, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास पास करेगा फिर कॉलेज में जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने भैया 6th क्लास पढ़ ली, ठीक है, आधी हो गई, अब सीधे कॉलेज जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको पहले एग्जाम पूरा पास करना पड़ेगा तभी आप कॉलेज में जाओगे। क्लियर होता है सभी को? ठीक है। अभी हो सकता है आपको सारी चीजें नहीं समझ में आए, नो प्रॉब्लम, है ना। बट अभी हम एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमने तो एग्जांपल ले ही लिया, किसका? आम का। आम क्या है? पुद्गल गुण, पुद्गल द्रव्य है ना। क्या है? पुद्गल द्रव्य है, तो वो द्रव्य चेंज नहीं हो रहा है, उसमें अनंत गुण है। मुख्य रूप से हम 4 गुण लेते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। कितने हैं? अभी 4 गुणों की मुख्यता से बात कर रहे हैं। तो उन 4 गुणों की प्रति समय पर्याय होती है। तो अब वो जो आम हरा हरा है कच्चा सा, उसमें क्या है? 4 गुण है। क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श में क्या है? कि हार्ड है अभी। रस क्या है? खट्टी खट्टा, खट्टा रस है, तो खट्टा आया। गंध क्या है? उसमें भी अभी क्या है? थोड़ी सी खट्टी स्मेल आएगी। और वर्ण क्या है? हरा रंग है। और वो क्या हो रहा है? अब पक गया आम, क्या हुआ? उसमें स्पर्श गुण अभी भी है, रस गुण अभी भी है, गंध गुण अभी भी है, वर्ण गुण अभी भी है। गुणों में चेंज नहीं आया, उसकी पर्याय में चेंज आया है। क्या चेंज आया है? स्पर्श में क्या हुआ? थोड़ा सा सॉफ्ट हो, भारी हो गया। और क्या हुआ? सॉफ्ट हो गया। पहले क्या थोड़ा सा हल्का हल्का था, अब उसमें गूदा बन गया है, वो मीट है ना। तो वो क्या, थोड़ा सा भारी हो गया और थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, हल्का सा गुदगुदा, मतलब आप दबा सकते हो उसका। अगर वो हार्ड है मतलब क्या है? कच्चा है। थोड़ा सा सॉफ्ट है मतलब पक गया है ना। गंध क्या है उसकी? मीठी मीठी स्मेल आएगी, है ना। रस क्या है उसका? कि मीठा हो गया, पहले खट्टा था, अब वो एकदम जूसी, एकदम बढ़िया मीठा रस हो गया उसका। अब वर्ण क्या हो गया है? कि पीला हो गया। अब ये क्या है? ये 2 स्टेट हैं उसकी, उन पर्यायों की 2 स्टेट हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि आज ही खट्टा था तो कल एकदम पका हुआ निकल गया, ऐसा नहीं है। वो प्रति समय उस द्रव्य की पर्याय होती है, उस गुण की, पर उस द्रव्य में जो जो गुण है उनकी पर्याय होती है। ठीक है। ये पुद्गल में हमने एग्जांपल, ऐसा आप हर जगह लगा सकते हो। नींबू में लगा लो, आप आटे उसमें लगा दो, किसमें? पानी में लगा लो। पानी पानी है और बर्फ है, तो क्या होगा? कि वो प्रति समय पानी क्या है? हार्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना। पानी क्या है? वो पकड़ में नहीं आता था, वो हार्ड हो गया तो पकड़ने में आ रहा है ना। ऐसे आप हर जगह ये सारे एग्जाम्पल ऐसे लगा सकते हो कि पुद्गल द्रव्य तो वही है पर उसकी पर्याय चेंज हो रही है ना। ये तो हमने क्या है, रियल वर्ल्ड में पुद्गल से समझा। अब हम अपने में समझेंगे कैसे है। कि हमारे में क्या है? ज्ञान गुण है। क्या है? ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है ना। अब जैसे एग्जांपल है कि मान लो कोई जीव था कीड़े के पर्याय में, तो उसका ज्ञान क्या था? कम कम था, हर चीज नहीं जान सकता वो, है ना। जो जितने इंद्रिय जीव होता है वो उतने विषयों को ही जान पाता है। एक इंद्रिय है तो सिर्फ स्पर्श जान पाएगा,
दो इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना, दो रसना मतलब चख सकता है, वो इल्ली आदि होती है वो चख सकते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण सूंघ सकते हैं, है ना, चींटी आदि हैं वो सूंघ सकते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, है ना, चक्षु मतलब जो मधुमक्खियां आदि हैं, है ना, वो देख सकती हैं, चार इंद्रियों के विषयों को जान सकती हैं। अब कर्ण आ गया पांचवी इंद्रिय, तो सुन भी सकते हैं। मेंढक सांप ये कुत्ता बैल ये सब सारी ये सारे जीव पांचों इंद्रिय के हैं। अब इसमें संगी असंगी होते हैं, किसी में मन होता है किसी में मन नहीं होता। तो ये क्या है, ज्ञान क्या है, बढ़ रहा है। एक इंद्रिय से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच में असंगी, असंगी से संगी। इसमें क्या है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान की कैपेसिटी बढ़ रही है। परंतु ज्ञान गुण सब में सेम है। अब सुनना, पंचेंद्रिय हो गए, कैसे पंचेंद्रिय हो गए, देवगति में है या नारकी में या मनुष्य में है, इसमें भी सब में अलग अलग ज्ञान है। अब सिद्ध भगवान हो गए, अनंत भगवान हो गए, उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, विश्व की सारी वस्तुएं जान रहे हैं, तो भी ज्ञान गुण में कुछ चेंज नहीं आया। गुण ज्ञान गुण हमेशा सेम है, पर्याय में चेंज हो रहा है। वो एक इंद्रिय की जो पर्याय थी उसमें पर्याय बहुत छोटी पर्याय होती, मतलब एक इंद्रिय के विषय जान रहे हैं इसलिए वो छोटे विषयों को जाने, मतलब बहुत छोटी पर्याय है। दो इंद्रिय में हुई तो दो इंद्रिय के माध्यम से जाने लगी, तो थोड़ी सी पर्याय का उघाड़ हो गया। फिर तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, छह और मन इंद्रिय सात, है ना। अब केवल ज्ञान हो गया, तो पर्याय में क्या है, वो घटना बढ़ना चलता है। पंच परावर्तन कर रहे हैं, चार गतियों में है तो घटना बढ़ना चलता है। कभी त्रियंच में चले गए, कभी नरक में चले गए, कभी देव में चले गए, कभी मनुष्य में चले गए, फिर वापस से त्रियंच में चले गए, एक इंद्रिय आदि में। तो वो क्या है, ज्ञान का घटना बढ़ना होता रहता है। परंतु जीव में अनंत गुणों में कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा ध्रुव रहते। ठीक है, अभी ये हमने तीनों का एक कंसेप्ट समझा है, थोड़े से एग्जाम्पल अभी लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और एग्जाम्पल्स के साथ इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी मैं ये क्लास अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, नोट्स भी शेयर करूंगा। आप इस नोट्स को नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से वापस से पढ़ के आना, फिर हम उसको और सारे अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे, तो तीनों कंसेप्ट आपको और क्लियर होंगे। ठीक है, अभी की क्लास यहीं रखते हैं। अभी और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। भैया जी ये पांच इंद्रिय वाले मन नहीं होता, ऐसा कौन सा जीव? जो छोटे जीव होते हैं, जैसे कोई छोटा सांप है अच्छा, ना, या कोई छोटे चूहे हैं, है ना, जनरली ऐसे आते हैं। और भी ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनमें मन नहीं होता, है ना, छोटी मछलियां हैं, है ना, ये इनमें ये बिना उसके होते हैं, मन के, मन। ऐसा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ जो। बोले द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय जय हो। हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।